अध्याय 5 देख रहे हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि पृथ्वी यानी अर्थ ये ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जिंदगी है। कहने का मतलब यह हमें पता चल रहा है। अभी हमें पूरे आकाश गंगा के बारे में नहीं पता है, बाकी और भी जो ब्रह्मांड में है, लेकिन ये पता है जितना हम जानते हैं कि पृथ्वी में जीवन है। यहां पर हम जीवित रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास भूमि है, जल है, हवा है, पृथ्वी है। पृथ्वी मतलब जमीन। तो जमीन, जल, हवा, ये सब हमारे पृथ्वी यानी अर्थ पे अवेलेबल है। तो इसमें जो अलग अलग परिमंडल है, पृथ्वी को हम कैसे जोड़ते हैं, क्या क्या इसके बारे में हम समझते हैं। तो पृथ्वी बहुत सारी चीजों को लेकर बना है, या हम इसे परिभाषित करते हैं। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, सॉलिड भाग, उसको हम भूमंडल कहते हैं। गैस की जो परतें हैं जो हमारे पूरे पृथ्वी को चारों तरफ घेरे हुए हैं, उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और भी गैसेस हैं। और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भाग है, यानी कि अगर मैं कहूं, अगर हम कंपैरिजन करने चले तो पृथ्वी का सारा भाग जल में ही है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में जल, जो हम पानी पीते हैं, पानी समझते हैं, वैसा ही नहीं है। बर्फ हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, स्नो, पानी जो हम देखते हैं, और जल वाष्प जो हम नहीं देख पाते, जो भाप के रूप में होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक भूमंडल है, इसकी हम बहुत डिटेल में व्याख्या करने वाले हैं। लेकिन पहले आप समझिए कि अगर मैं एक अर्थ की बात करता हूं, ग्लोब की बात करता हूं, तो जो ये ग्लोब है जिस पे आप यहां खड़े हुए हैं, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा भूमंडल है। ये हमारा भूमंडल है, ठोस भाग है। और फिर हमारे ऊपर क्या है, यहां पर परतें हैं अलग अलग। इन परतों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि बहुत सारी परतें हैं। ट्रोपोस्फेयर से शुरू होती है, एक्सोस्फीयर के आगे तक जाती है। तो ये सारी गैसीय परतें हैं जिनको हम वायुमंडल कहेंगे। भूमंडल, वायुमंडल। फिर अब पृथ्वी पर ही जहां आप खड़े हैं वहां तो ठीक है। मान लीजिए यहां पर ऐसी जगह है जहां आप केवल तैर सकते हैं या नौका से जा सकते हैं, वो है जलमंडल। और जो जलमंडल ये बहुत बड़ा भाग है, यानी पूरा का पूरा जलमंडल ही है। क्योंकि मैं जब परसेंटेज आपको बताऊंगा तो आप वाकई में यकीन करेंगे, यार ये तो पृथ्वी तो पूरा जलमंडल ही है। इससे पहले कि मैं भूमंडल के बारे में बात करूं, या ये बताऊं आपको कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, और जीवमंडल के बारे में भी चर्चा करूंगा। ये जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां पर जल, यहां ये जल है, वाटर, और हवा यानी एटमॉस्फेयर, ये हवा हो गई, और साथ में तीसरी भाग अर्थ, जमीन। तो इस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप। जैव मंडल या बायोस्फीयर जब भी शब्द आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर पानी, हवा और जमीन तीनों एक साथ आपको दिख रही हो या अवेलेबल हो। इसे हम जैव मंडल कहेंगे, बायोस्फीयर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, शब्दों की एक उत्पत्ति, थोड़ा रोचक चीजें होती हैं, इनको भी जानना जरूरी है। जैसे ग्रीक भाषा में बहुत सारे शब्द हमने ग्रीक भाषा से लिए हैं। तो लिथोस, इसका मतलब पत्थर, यहां पत्थर पाए जाते हैं, तो लिथोस्फीयर नाम पड़ गया इसका। अब आइए एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, हवा यानी भाप, एटमॉस, इसीलिए नाम इसका एटमॉस्फेयर पड़ गया। ह्यूडर, ह्यूडर इसका मतलब होता है जल। अब आप देखें, ह्यूडर, हाइड्रो शब्द आपको एक जैसे लग रहे हैं, पानी, वाटर, इसलिए इसका नाम हमने हाइड्रोस्फीयर कर दिया। इसके अलावा बायोस का मतलब होता है जीवन। जहां जल, जमीन और हवा तीनों एक जगह हो, या तीनों हमारे पास अवेलेबल हो, यहां पर जीवन पाया जाता है, इसलिए हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस का अर्थ है जीवन, जिंदगी। तो बात शुरू होती है हमारे भूमंडल से। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, ये जो ठोस भाग आप देख रहे हैं, ये वाला ठोस भाग, इसे हम कहेंगे कि ये भूमंडल है। अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी, इसमें चट्टान है, मिट्टी की पतली परत है, इससे बना हुआ है ये। और पेड़ यहां उगते हैं, तो इसका मतलब अगर पेड़ यहां उग रहे हैं तो ये जो भाग है, ये न्यूट्रिएंट्स है यहां पर,
जिससे पेड़ बढ़ते हैं। ये पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, साथ में जो जीव हैं, हम जैसे जो जीव हैं, उनके लिए भी हमको यहाँ पोषक तत्व मिलते हैं। तो पृथ्वी की सतह को हम दो भाग में बांट लेंगे। पहला भाग जो है वो बहुत बड़े बड़े जो महाद्वीप है, बहुत बड़े बड़े महाद्वीप है, और उसके बाद पूरे पूरे पृथ्वी को हम यहाँ पर अलग अलग जो भूभाग है उनको बांटेंगे। इनको हम महाद्वीप कहेंगे, यानी हम इनको कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। उसके अलावा बाकी जो जगह है, यहाँ पर जो पानी है, यहाँ जो पानी है या जो समुद्र है, उनको हम कहेंगे कि ये महानगरीय बेसिन है। इसकी बहुत विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। अभी आप समझिए कि जब हम एक भूमंडल को लेते हैं तो यहां पर आप खड़े होते हैं, इस जगह पे आप अपने घर बनाते हैं, यहां आप चलते फिरते हैं, यहां आप पेड़ पौधे उगाते हैं। तो लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर जो हम कह रहे हैं, ये कहां से कहां तक आता है? इसमें अर्थ क्रस्ट है, जो ऊपरी जमीन है। इसके अलावा एक जो निचला, इसे हम अपर मेंटल कहते हैं, वो भी आता है। तो क्रस्ट जो है 0 से लेकर 100 किलोमीटर, मतलब आप यहां पर खुदाई करना शुरू करें और 100 किलोमीटर तक तकरीबन खुदाई कर लें। मैं बता दूं आपको कि जमीन हर जगह एक जैसी नहीं होती है। कहीं थोड़ी सी जगह खोदेंगे तो एकदम से आपको गहराई मिल जाएगी, कहीं आप बहुत खुदाई करेंगे तब भी आपको वो जगह नहीं मिलेगी जहां आप चाहते हैं। तो इसलिए जो क्रस्ट है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद और भाग आते हैं जिसको हम मेंटल कहते हैं, आउटर कोर कहते हैं, इनर कोर कहते हैं। इस पॉइंट पे बिल्कुल अर्थ का मध्य आता है, पृथ्वी का मध्य यहां पर होता है। तो मेंटल और कोर अंदर के भाग है, इसकी विशेष चर्चा अभी नहीं करते हैं। अभी यहां पर हम इस जगह स्टिक रहते हैं। तो समुद्री जल का जो तल है सभी जगह समान है। ये जो लाइन लिखी गई है ये आपको बहुत सारी चीजें समझाएगी। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब आप, कई लोग इसको कहते हैं, आज भी ऐसी एक ग्रुप है जो ये कहता है कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, वो स्क्वायर है। ऐसा ग्रुप मानता है, कई लोग मानते हैं इसको आज भी। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि ऐसा पृथ्वी है और यहां पर पानी है तो ये बह के क्यों नहीं नीचे आ जाता? तो इसका एक तरीका है, इसका एक गुरुत्वाकर्षण है, इसमें कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो पृथ्वी में अगर मैं यहां का जल लूं, यहां का जल लूं, यहां का जल लूं, आप मान लीजिए कि अगर एक जल यहां है, पानी यहां है और एक पानी यहां है, तो आप देखते हैं कि पानी क्या होगा, पानी यहां से नीचे आएगा, ऐसे आता चला जाएगा। ये तब तक आता चला जाएगा जब ये पानी दोनों बराबर ना हो जाए। ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है। जब तक पानी दोनों बराबर लेवल पे ना आ जाए तब तक आप देखेंगे कि ये पानी बहता रहेगा। मैं कह रहा हूं यहाँ कोई जमीन नहीं है, यहाँ बस पानी पानी, मतलब ये दोनों पानी का एक ही लेवल पे है, यहाँ पानी पानी है। तो ये पानी दोनों बराबर आएंगे तभी इक्विलिब्रियम आ पाएगा। ये जो लाइन मैंने बताई आपको, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि पूरे विश्व में जहां जहां पानी है वो सब सेम लेवल पे है। मान लीजिए अगर यहाँ का पानी बढ़ जाता है, इस जगह का, मान लीजिए एक सागर है ये, और पानी बढ़ जाता है, तो सीधी सी बात है कि जहां पानी ज्यादा होगा वो उसको यहाँ कवर कर लेगा। तो सब जगह एक ही लेवल पे पानी होगा। तो अब क्या है कि मान लीजिए आप यहां रहते हैं, इस जगह रहते हैं, और ये समुद्र तल है। तो यहां से आप जो दूरी निकालेंगे, इधर से जो दूरी निकालेंगे, उसे हम एक्चुअल दूरी कहेंगे, जिसे हम स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से, जिसे हम कहते हैं मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल, मीन सी का मतलब क्या हुआ? मीन सी का मतलब हुआ है कि जहां पर सी है, हर जगह समुद्र है, उसका एक मीन आपने सब जगह का एक एवरेज ले लिया, वो मीन हो गया। वैसे मैं आपको बताऊं, हर जगह बराबर ही लेवल होता है, वरना इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो मीन ले लिया, मीन मतलब होता है एवरेज। अब मीन ले लिया, इस मीन से आप यहां रहते हैं तो आपकी हाइट इतनी हो जाएगी, आप यहां रहते हैं तो आपकी हाइट इतनी हो जाएगी। तो इससे आपको हाइट पता चल जाएगा। ऐसे हम आगे अगर आपको बताएं तो यहां पर मैं इस पे पहले अभी आता हूं, जरा पहले आपको बता दूं, इसी मीन सी लेवल से ही हम यहां पता करते हैं कि सबसे ऊंचा शिखर क्या है। सबसे ऊंचा शिखर हमारा माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, 8.8 किलोमीटर, ध्यान रहेगा। तकरीबन अगर इसको मैं थोड़ा अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहें तो 9 किलोमीटर आप सोच सकते हैं। तो 8900 मीटर कहते हैं इसको, और 8848 आपका मीटर हो गया। और अब जब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो उसी से हमें निचाई भी पता चलती है। तो सबसे गहरा भाग जो है, सबसे गहरा भाग, वो हम प्रशांत महासागर में देखेंगे। इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी। प्रशांत महासागर में मेरियान गर्त, यहां देखिएगा, इसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप देखेंगे इस जगह पे मैरियाना ट्रेंच है, और उसमें सबसे डीपेस्ट भाग है चैलेंजर डीप। सबसे, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के बारे में भी आप थोड़ा देर में जानेंगे।
यहां पर मैरियाना ट्रेंच है, और आपको और भी चीजें यहां पर जैसे कैरमेडेक ट्रेंच दिख रहा है। इसी मैरियाना ट्रेंच, इसमें जो ये चैलेंजर डीप है, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। यहां पर खैर दिया हुआ है आपको मैरियाना ट्रेंच। आप अगर मैरियाना ट्रेंच याद रखना चाहें तो वो भी अच्छा है थोड़ा, और अगर आपका जनरल नॉलेज आप बढ़ाना चाहें तो चैलेंजर डीप है इसके अंदर, या इसी ट्रेंच में ही है। तो 11,022 मीटर है, किलोमीटर में बदल दूं इसको, 11 किलोमीटर मान सकते हैं। 11 किलोमीटर मतलब जितना आप सबसे ऊंचा पर्वत मानते हैं उससे ज्यादा गहराई तो समुद्र की है। यह हो गया। अब इस पे मैं एक छोटी सी बात आपसे कह दूं ताकि हम आगे भी ध्यान रखें। पहले आप समझिएगा कि ये पूरे के पूरे जितने भी आपको जमीनी इलाका दिख रहा है वो सब पहले एक था, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद इसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक रीजन था जिसमें कुछ यूरेशिया रीजन था, कुछ नीचे का भाग था, फिर उसके बाद ये टूटे, फिर ये बिखरे, कुछ यहां पहुंच गया, कुछ वहां पहुंच गया। जो यहां पहुंच गया वो ऑस्ट्रेलिया बन गया। यहां पर हमारा यूरेशिया वाला जो प्लेट था उसमें यूरोप और एशिया नाम बना दिए गए। फिर ये अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, एक और है नीचे अंटार्कटिका, 7 कुल मिला के कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप। और यहां पर अच्छा, इनके नाम तो हम विभक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो पानी है, जल है, जो भी नीले में दिख रहा है, इसके नाम हमने खुद ही बना लिए, जबकि इसके नाम हमारे बनते नहीं है। जमीन तो अलग हम कर ही सकते हैं, पानी के नाम बनते नहीं है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए कि चलिए अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के लेफ्ट में क्या है, इनके राइट में क्या है, उस तरीके से हमने यहाँ नाम दे दिए। तो हमारे प्रशांत महासागर एक हो गया, यहाँ पर अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ हिंद महासागर है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान के नाम पे है ये। और प्रशांत महासागर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है, जितना भाग आपको सामने दिख रहा है उतना ही पीछे है। तो अगर मान लीजिए इस पीछे से एक कट मैंने हल्का सा डाला और इसको खोल दिया, ये 3D है, इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। गोल है, मैंने पीछे से इसको काटा, हल्का सा एक ऊपर से नीचे तक इसको कट दिया और खोल दिया, तो ये खुला हुआ पार्ट है। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट एक जुड़ा हुआ, ये लाइन और ये लाइन जुड़ी हुई है, ये सारी लाइन और ये सारी लाइन जो आप देख रहे हैं जुड़ी हुई है। तो यहां जो आप देखेंगे वो यहां है। मतलब दक्षिण अमेरिका के लेफ्ट में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दक्षिण अमेरिका के लेफ्ट में ऑस्ट्रेलिया है। आप यहां देखिए, उत्तर अमेरिका यहां पर है, यहां के इसके यहां पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और आप कहेंगे एशिया और अमेरिका में, उत्तर अमेरिका या हमारा अमेरिका में कितना डिस्टेंस है? तो एशिया और अमेरिका में केवल इतना ही डिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट। अब यहां पर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बहुत डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी बात आपको बताते चलूं कि पहले एशिया पे आता हूं। हमारा जो है इसमें देखिएगा कि ये हिमालयन पर्वत है यहाँ पर। अच्छा, एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो ये यूराल पर्वत श्रेणी अलग करती है। यहाँ पर यूरोप में आल्प्स, ALPS, एल्प्स पर्वत श्रेणी है। भूमध्य सागर है यहाँ पर, और इधर जगह पे आप अफ्रीका देखिए, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन एशिया से बड़ा नहीं है। यहाँ एटलस है, और यहाँ नील नदी, ये बहुत लंबी नदी है। इसी तरीके से अमेजन नदी, ये भी बहुत लंबी नदी है। तो नील नदी हो गई यहाँ पर। नीचे आएंगे तो ड्रैकेंसबर्ग, ये आपके पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लेंगे यहाँ पर, तो एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट है यहाँ पर, बहुत बड़ा डेजर्ट है। और यहाँ पर एक पर्वत रेंज है जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा मैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ऊपर अमेजन नदी है, लेकिन यहाँ पूरा लेफ्ट भाग जो है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक ये एंडीज पर्वत है। बहुत सारी चीज से बचाता है ये इन लोगों को, यहाँ के लोगों को। उत्तर अमेरिका आप देखिएगा, यहाँ पर इस जगह पे एप्लेशियन पर्वत है, रॉकी पर्वत है। मेन इसकी कंट्रीज जो है वो अमेरिका और कनाडा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा हम कितने नंबर्स हैं, क्या इनके साइज हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं महाद्वीप पे। महाद्वीप यानी कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और जानकारी देना चाहूंगा। वो जानकारी ये है कि न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, बहुत पहले 29 मई 1953 में ये ऐसे लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। 8.8 किलोमीटर, करीबन 9 किलोमीटर ये चढ़ गए थे। जापान की जुंको ताबेई ये पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 में एवरेस्ट, मतलब इसे हम कहते हैं कि समिट, पीक, इसको क्रॉस, मतलब उस पर कदम रखना 1975 में किया था। फिर हिंदुस्तान पे आ जाते हैं। बचेंद्री पाल, स्वर्णाक्षरों में इनका नाम लिखा गया है, हमें गर्व है इन पे। पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं महाद्वीप पे। तो 7 मैंने आपको गिनाया यहाँ पर, 7 हमारे प्रमुख कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये एक बहुत, आप देखेंगे कि ये अलग एक
बीच बीच में हमारा पानी है, तो उस पानी से समुद्र जो है उनसे ये अलग है, अलग किए गए हैं, अलग होते हैं, अलग दिखते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है एशिया, फिर आता है यूरोप, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तर अमेरिका ये, और फिर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली अंटार्कटिका। इन सभी जगह पे लोग रहते हैं, अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए अंटार्कटिका के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं सुनते हैं आप। और आप इसको अगर मैं दिखाऊं तो आप खुद ही बताएंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जमीन कहां ज्यादा है, इस विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा, या ये कहें कि हमारा जो इक्वेटर है उससे ऊपर है या उससे नीचे है? जमीन यहां ज्यादा है, तो ज्यादा जमीन ऊपर है, कम जमीन नीचे है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि कर्क रेखा, मकर रेखा कहां कहां से पास होती है, इसके बारे में देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो इलाके हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, इसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सा गर्म इलाका है, इसको उपोष्ण कटिबंध इलाका कहते हैं। यहां पर जाएंगे आप थोड़ा, यहां इस पोर्शन में तो आपको मिलेगा ये थोड़ा, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध का इलाका है। फिर आर्कटिक, ये और भी 67.5 पे यहाँ पर और दो लाइनें हैं, उनके ऊपर और उनके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर चले जाएंगे तो उसको हम कहते हैं, ये बहुत ही ठंडा इलाका है, तो शीत कटिबंध कहते हैं उसको, शीत कटिबंध। तो एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो पहला नंबर इसको दे दिया जाए, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है, यानी पूरा क्षेत्रफल ले लीजिए, 1/3 एशिया ही एशिया है। ये महाद्वीप जो है पूरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब यहां पर आप ये जो भूमध्य रेखा देख रहे हैं, विषुवत वृत्त देख रहे हैं, इक्वेटर देख रहे हैं, इसके नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं यहां से, तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसके यहां पर ये नीचे नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो मोस्टली ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कहेंगे ये ऊपर ही है। तो ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान से भी गुजरती है, तो ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे ये होकर गुजर रही है। अब एशिया और पश्चिम में यूराल पर्वत है, यहां पर एशिया है, ये यूराल पर्वत है, और यही हमको और यूरोप को अलग करता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि इस इलाके को, ये पहले एक पत्थर था, एक प्लेट थी, वो टूटी या फिर ये अलग हुई, लेकिन ये भाग अभी भी जुड़ा हुआ है। और क्योंकि प्लेटें जब आपस में टूटती हैं या जुड़ती हैं, तो ये या तो पर्वत बनाती हैं या इसमें ये कहें कि बहुत डीप कट क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पत्थर ये बन गया, यूराल पर्वत बन गया, और इस भाग को यूरोप और एशिया को मिलाएंगे तो यूरेशिया कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरेशिया। ध्यान रहेगा, यूरेशिया शब्द आप काफी बार सुनेंगे, तो ये भाग हो गया। थोड़ा इसको मैं और डीप में ले जाता हूं आपको। यहाँ पर देखिएगा, हिंदुस्तान आपको दिख रहा है, ये आपके सारे इलाके हैं, और ये इंडोनेशिया इसमें आता है, मालदीव्स हो गया, इधर पे आ जाइए, तो ये जो अरब कंट्रीज हैं वो सब हमारे एशियन दोस्त हैं। मंगोलिया, चाइना भी हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, पाकिस्तान भी मित्र है, सभी मित्र हैं, और ये सारे लोग हमारे जैसे हैं। खासतौर पे यहाँ पर देखेंगे तो लोग एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये एक बेल्ट आती है। अगर आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, इंडिया, और या इस जगह पे चले जाएं, चाहे आप थाईलैंड वगैरह चले जाएं, तो आप देखेंगे एक जैसे लोग तकरीबन दिखते रहते हैं, या कलर हमारा एक जैसा है, या स्किन का कॉम्प्लेक्शन एक जैसा है। वो इसीलिए है क्योंकि हम एक ही लैटिट्यूड पे आ रहे हैं। यहाँ पर आइएगा, ये भी एशिया का ही चित्रण है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज और उनके, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके वो भी है, अलग अलग सिटीज भी है। बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ कहाँ तक है। ये पूरा इलाका जो है हमारा, ये एशिया इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। अब यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, मैं इसका आपको लिस्टिंग बताऊंगा, बल्कि आपसे एक एक्टिविटी भी करवाऊंगा। तो यूरोप एशिया से काफी छोटा महाद्वीप है, लेकिन यहां जनसंख्या काफी है, एशिया में तो सबसे ज्यादा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। इसका मतलब जो ऊपर वाला 67.5 डिग्री पे जो एक लाइन जाती है, आपको मैंने बताया था आर्कटिक वृत्त, वो 67.5 डिग्री यहां से होकर गुजरती है। और ये 3 तरफ से जल से घिरा है, इस तरफ और नीचे की तरफ। लेकिन यहां पर दाईं तरफ आप देखेंगे तो इसके यहां पर ये जमीन है, यहाँ इस जगह पे जमीन है। और ये यूरोप की बात हो गई। अफ्रीका,
अफ्रीका की बात करना जरूरी है क्योंकि अफ्रीका एशिया के बाद, मतलब पहले में एशिया आ गया, उसके बाद हमारा अफ्रीका आता है। ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यहां पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों ही रेखाएं, जो कि हमारी काल्पनिक रेखाएं, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये तीनों रेखाएं यहां पर पास होती हैं। यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी यहां पर है, और आप देखेंगे कि ऊपर का जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तीनों ही यहां से गुजरती है। मैं इसको अभी दिखाता हूं आपको। अब अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, बहुत बड़ा भाग जो हमारा कहां पर है, क्योंकि इक्वेटर यहां पर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा भाग है, साउथ में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट तो है ही। और यही ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये सहारा का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा यहां पर गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है। ये महाद्वीप चारों तरफ से, यहां से चारों तरफ से ये समुद्रों से और महासागरों से घिरा है। ध्यान रखिएगा, महासागर मतलब जब सागर बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको महासागर हम कहने लगते हैं। ये जो छोटे छोटे सागर हैं, ये भी सागर हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सागर हैं। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इनको सी कहते हैं, लेकिन इनको हम सी नहीं कहते हैं। अटलांटिक सी नहीं, अटलांटिक ओशन है। अब विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, ध्यान रहिएगा, ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो यहां पर आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं, इसका नाम है नाइल, NILE। ये भी अफ्रीका में होके गुजरती है। तो अब यहां पर थोड़ा और डीप में आप देख लेते हैं। इसके ऊपर आपका यूरोप आता है, थोड़ा यहां दाएं की तरफ जाएंगे तो एशिया आता है। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा गर्म इलाका है। यहां पर आप देखिएगा तीन, ये तो इक्वेटर हो गई, और उसके बाद आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे है ये। और फिर यहां पर आइए, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ। इसके अलावा एक यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, ये है साउथ टोम। ये आप समझ लीजिएगा, ये गिनी एरिया है, जो समुद्र का एरिया है इसको गिनी एरिया कहते हैं। और यहां पर इस जगह पे आपका ये इक्वेटर, और यहां से ऊपर से जो ग्रीनिच रेखा आ रही है वो यहां पर आके मिलती है। क्या मिलती है? तो ये ग्रीनी में वो जो इलाका है, इस जगह पे ये कुछ इलाके आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे साओ टोम के लेफ्ट में, ये यहाँ पर मलाबो के यहाँ पर। तो ये एक ऐसी पोजीशन में आपको बता रहा हूं जो गिनी आपको याद रखना बस। गिनी में एक ऐसा इलाका है जहां ऐसा करीब में इलाका है जहां पर इक्वेटर और जो प्राइम मेरिडियन है वो मैच करती है। साओ टोम के लेफ्ट में, मलोबा के लेफ्ट में, आकरा के नीचे, अबीजान के नीचे, इस जगह पे है ये क्रॉसिंग हो रही है। इसके अलावा है उत्तर अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रहेगा, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ये दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। ये जो यहां से जुड़ाव है ना, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। इस यहां पर जो संकरा इलाका है, मैं अभी आपको दिखाता हूं ये कौन सा है। इसको हम कहते हैं पनामा जल संधि, यहां से जुड़ा हुआ है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यानी ये पहले तो ये समझ लीजिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये ग्रीनिच के लेफ्ट में है, यानी आपके पूरी तरीके से ये पश्चिमी गोलार्ध में आप कह सकते हैं इसको। और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसका नाम अभी देखेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दूं, ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। इसके बीच में पनामा से बहुत एक कम इलाका है, उसे जुड़ा हुआ है, यानी जमीनी इलाका है। फिर हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की, जो निचला इलाका बताया मैंने आपको, पनामा या जल संधि है, इसका निचला इलाका मैं आपको बता रहा हूं। ये यहां पर दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि इक्वेटर यहां पे से पास हो रही है, तो मोस्टली भाग नीचे है, नीचे की तरफ है। और इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर है। एक तो यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है। साउथ क्यों कहते हैं? देखिए, पूरा का पूरा ये जो पूरा भाग है पैसिफिक ओशन है, ये पूरा भाग आपका अटलांटिक ओशन है। लेकिन इसको जानने के, समझने के आसानी के लिए जो इक्वेटर है उसके ऊपर हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहते हैं, इक्वेटर के नीचे हम साउथ पैसिफिक ओशन कहते हैं।
तो इसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, आपको बस इतना याद रखना है कि ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन इसके लेफ्ट और राइट में है। विश्व की सबसे बड़ी जो श्रृंखला है, कौन सी? पर्वत श्रृंखला एंडीज, यहां पर ये कहां से कहां तक जाती है, पूरा कवर किया हुआ है इसने पूरा। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, बड़ी अलग है, लंबी अलग होती है, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेज़न भी यहीं पर है। अमेज़न रिवर भी आपको यहीं मिलेगी। आपने सुना होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न में आग लग गई, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यहीं पे सुनते हैं, इस इलाके में हो रही होती हैं वो सारी चीजें। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया एक देश है लेकिन ये कॉन्टिनेंट भी है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरीके से इक्वेटर के नीचे है, तो हम इसको कहेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है और ये चारों तरफ से इस महासागर से और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट या द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ये द्वीपीय महाद्वीप भी हो गया। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ग्लोब के ऊपर आप चले गए, खड़े हो गए ग्लोब के बहुत ऊपर, पृथ्वी के बहुत ऊपर, वहां से आप जब देखेंगे अंटार्कटिका को, तो अंटार्कटिका कुछ इस तरीके से दिखाएगा, क्योंकि साइड में अलग से दिखता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी यहां पर ये है साउथ पोल, ये इसके बीच में आता है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा क्या होता है, क्योंकि अगर आप ध्रुव पे देखेंगे, इस जगह पे और इस जगह पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि सनलाइट तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाती ना, तो इसलिए हमेशा बर्फ जमी रहती है। और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है, कोई आदमी नहीं रहता यहाँ पर। यहाँ पर केवल अलग अलग कंट्रीज ने यहाँ पर रिसर्च के लिए अपने सेंटर बनाए हुए हैं। जैसे भारत का अगर संस्थान का नाम करें तो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन डब्बों से पता लगाइए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कब सबसे छोटा है। क्लियर पता चल रहा है कि एशिया सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा दिख रहा है आपको। उसके बाद आप देख रहे हैं अफ्रीका, हमने पढ़ भी लिया, इसको समझ भी लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा ब्लॉक्स के नजरों से देखें तो उत्तर अमेरिका ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो एक दो तीन तीसरे नंबर पे आ गए। फिर उसके बाद आइए चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, तो 1 2 3 4 ये हो गया। यहां पर देखेंगे अंटार्कटिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने डब्बे हैं। तो ये जो डब्बे बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5वां नंबर अंटार्कटिका का है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। जलमंडल, जलमंडल क्या होता है? अगर आप किसी भी स्पेस पे जो आदमी है उससे पूछेंगे कि भाई आपको पृथ्वी कैसे दिखती है, तो आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मुझे ब्लू प्लैनेट दिखता है, पृथ्वी नीला ग्रह है। पृथ्वी का 31% भाग जो है पूरा जल ही जल है, केवल 29% भाग ही ऐसा है कि जहां पर जमीन है। जलमंडल में जल के सभी प्रकार हैं, यानी महासागर और नदियां, यहां झीलें हैं, हिम नदियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, जमीन के नीचे भी पानी है, वायुमंडल में भी पानी है, वो भाप के रूप में, जल वाष्प के रूप में है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग ये कहां है? ये ओशंस में है, ये महासागरों में है, ओशंस में कह दीजिए इनको। और ये सब सलाइन वाटर है, खारा पानी होता है, तो हम इसे पी नहीं सकते, तो 97% तो वेस्ट हो गया हमारे लिए। सऊदी अरब जैसे देश है, वो यही पानी यूज करते हैं, इसको मीठा करके इसको यूज करते हैं, तो मानव के उपयोग में वैसे तो ये नॉर्मल नहीं आ सकता। जो बाकी जल है उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो ग्लेशियर्स में है, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ ग्लेशियर्स है मतलब स्नो में, हिम नदियां हैं, और बहुत बड़ा भाग ये भी है जो जमीन के नीचे है। तो जल का बहुत कम भाग ऐसा है जो अलवणीय है, यानी कि जो मीठा पानी है, मनुष्य जिसे इस्तेमाल कर सकता है। आप ये सोचिए कि नीले ग्रह में रहते हुए भी हमें पानी नहीं मिलता, पानी की कमी है। तो यहाँ एक इसका बाइफरकेशन बताता हूं, इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। 97.2 महासागर है पूरा, और इसका एक भाग देखिएगा यहाँ पर कि हिम चादरों और भूभर्ग में संचित जल ये हो गया टोटल। इसका 0.03% ये पीने योग्य है, यानी कि अलवणीय जल है। यानी और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो पूरा ओशंस 97.2 हो गया, 2.8 पानी जो है वो हमारे पास मीठा पानी है। अब इस मीठे पानी में भी पूरा नहीं पी सकते आप, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पानी जो है वो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर्स के रूप में है। अब इसीलिए कनाडा में कहते हैं कनाडा में कभी भी पानी की कमी नहीं होने वाली। अब ग्राउंड वाटर जो हो गया जमीन के नीचे वो 0.63% है। अब इसमें आप आइए, ये इस पूरे गोले में मतलब 2.8% का हमने
गोला बनाया और 2.8% का केवल 0.02% यहाँ पर अब मीठा पानी हो गया जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पानी भी देखिए, या तो वो लेक में है, तालाबों में है, या वो फ्रेश वाटर लेक है, कुछ भाप बन के है, कुछ स्ट्रीम में चल रहा है, कुछ जमीन के में जज्ब पानी है। तो ये सारे पानी इस तरीके के हैं जो हम कहीं तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी पानी बहुत अनमोल है, ध्यान रखिएगा। महासागर, महासागर, सागर कौन से होते हैं? ये भी, इसमें भी नमकीन पानी है, लेकिन ये बहुत बड़े नहीं होते हैं। जब आप बहुत बड़े पानी के इलाके की बात करते हैं और वहां वो अलग मतलब सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, उसको हम महासागर कहेंगे, राइट। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, पानी हर जगह जुड़ा हुआ है, जैसे जमीनें जुड़ी नहीं हुई है ना, पानी हर जगह जुड़ी हुई है और वो सब एक लेवल पे है। पानी सब एक लेवल पे है। कोई भी पानी, आप अटलांटिक में चले जाएं, चाहे प्रशांत में चले जाएं, या फिर आप कैस्पियन पे चले जाएं, सब पानी एक जगह दिखेगा आपको। ध्यान रखिएगा, तभी तो हम मीन सी लेवल हाइट निकाल पाते हैं। तो महासागरीय जल रुका नहीं होता है, ये हमेशा मूव करता रहता है। यानी कि महासागरीय जल जो ओशन में पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है, गतिशील है। इसमें आप वेव्स देखते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा यानी कि लो टाइड, हाई टाइड, और महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की गतियां हैं, मूवमेंट हमेशा होता रहता है। अगर मैं बड़े से छोटे लेवल तक आपको ले जाऊं तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। देखा जाए, यहां पर आएंगे हम। सबसे पहला, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा अभी, पहले आप समझ लीजिए कि जो पैसिफिक ओशन है वो ये है, प्रशांत महासागर। फिर ये अटलांटिक ओशन है, ये देखिए एस का शेप बनाएगा, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। अटलांटिक ओशन से आगे आप बढ़ेंगे तो हिंद महासागर। खुशी की बात, थोड़ा हमारा छाती, हमारा गर्व से फूलेगा, क्योंकि इंडियन ओशन का नाम हमारे हिंदुस्तान पे पड़ा है। तो हिंद महासागर ये हो गया। दक्षिणी महासागर पे आ जाइए, जिसे हम सदर्न ओशन कहते हैं, वो दक्षिणी महासागर हो गया। उसके बाद हम आएंगे तो आर्कटिक। ये आर्कटिक जो है ऊपर की तरफ है, यहां देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। थोड़ा मैं आपको इनके करीब ले जाता हूं। ये आप समझ गए, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। ये ओशन है यानी महासागर है। इसके बीच में आप देखें, यहाँ अलग अलग पानी के इलाके हैं, इनको हम सी कहते हैं। ये थोड़े कम एरिया वाले पानी के इलाके हैं। प्रशांत महासागर, इसको पहले ध्यान में रखिएगा दिमाग में। प्रशांत महासागर यहां भी है, प्रशांत महासागर यहां भी है, क्योंकि पृथ्वी को हमने पीछे से कट दिया है, गोल हमारी पृथ्वी है, कट दिया है और उसको खोल दिया है। तो इसीलिए हमको ये दोनों एक ही जगह दिख रहे हैं। जस्ट इसके बाद जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, जस्ट इसके बाद जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। तो प्रशांत सागर को आप देख लें अच्छे से, मैं आपके इसके बारे में बता रहा हूं। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जैसे एशिया 1/3 भूभाग पे है, ये 1/3 भाग पे फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्थ, मैरियाना ट्रंच, यहां आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिख रहा होगा आपको, एशिया के राइट हैंड साइड में। तो ये मैरियाना जो ट्रंच है वो ये ट्रेंच है बकायदा पूरा, और इसमें चैलेंजर ड्रीप, ये सबसे गहरा इलाका है, गहरा पानी यहां पर है। 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई है। ध्यान रहेगा, 11,022 किलोमीटर इस चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच में जो इसकी गहराई है। प्रशांत महासागर लगभग आप देखेंगे तो इसको मैं गोल करूं, इसको गोल करूं तो एक सर्कल की तरह बन रहा है, वृत्ताकार है। एशिया यानी कि ये हो गया एशिया, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, या इसके यहां पर और इसके यहां पर और इसके यहां पर। पैसिफिक ओशन, मैंने बताया पैसिफिक ओशन, यहां से गुजरेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे इधर, तो एक ही जुड़ा हुआ समझिए इसको। और अटलांटिक महासागर पे आ जाते हैं। ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये आपका एस शेप में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर को से मिलता जुलता है। इसके पश्चिमी किनारे पर आपको उत्तर और दक्षिणी अमेरिका मिल रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ, यह आपके उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर आप इधर और इधर यूरोप और ये अफ्रीका देख रहे हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बड़ी कटिफटी है, दंतुरित कहते हैं इसको, और ये क्योंकि अनियमित है इसी कारण से यहाँ बहुत अच्छे पोर्ट्स हैं, पोताश्रय हैं, जैसे आप जर्मनी का हैम्बर्ग वगैरह आपने सुना होगा। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा बिजी ओशन है, महासागर सबसे ज्यादा बिजी है। अब आते हैं हम अपने महासागर पे, हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंद यानी देश पे दिया है, भारत पे नाम रखा गया है। ये महासागर त्रिभुजाकार है, इसको मैं जरा ट्रायंगुलर बना दूं तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगुलर शेप में बन जाएगा, ऐसे 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 ट्रायंगुलर शेप में त्रिभुजाकार है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ट्रायंगल वाला शेप कौन सा है आप बताएंगे, इंडियन
हमारा इंडियन ओशन हो गया। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो क्या क्या हो गया, एशिया इधर, अफ्रीका इधर और ऑस्ट्रेलिया इधर पे है। दक्षिणी महासागर पे आ जाते हैं। सदर्न जो महासागर है ये एंटार्क्टिका महाद्वीप के चारों ओर को घेरता है। ये एंटार्क्टिका हो गया, इसके चारों ओर को ये घेरता है। तो यहां से यहां तक ये पूरी घेराई कर रहा है। ये एंटार्क्टिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो मैं आपको जरा इसकी पोजीशन बता देता हूं। आप देखिएगा ये 60 डिग्री है, तो यहाँ ये इस जगह पे ये सदर्न ओशन फैला हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, ये भाग जुड़े हुए हैं, ये और ये भाग नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे के भाग है, ये जुड़े हुए हैं, ये भाग जुड़े नहीं हुए। इसके बाद आर्कटिक महासागर आ जाता है जो ऊपर की तरफ है। यहाँ आप जैसे मैंने बताया ये आर्कटिक महासागर है। ये उत्तर ध्रुव में है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे हैं। और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है यहाँ पर। और ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि। तो मैं बेरिंग जल संधि जरा दिखा दूं आपको, थोड़ा आइडिया रहे। आप देखेंगे ये अलास्का है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये रशिया है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग जल संधि, यहां से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही छोटा इलाका, इस जगह पे अगर मैं दिखाऊं, ये बेरिंग यहाँ पर होगा, इस जगह पे। ठीक है, याद रहेगा। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा है। तो यहाँ पर ये पूरा यूरेशिया हो गया, और ये आपका ये इलाका हो गया जिसको हम उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट हम कह रहे हैं। तो ये बात होगी आपके महासागरों की। अब वायुमंडल की बात की जाए। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो हम जब जमीन पे रहते हैं तो हमारे ऊपर यहां से लेकर अगर हम चलते चले जाएं तो हमारे ऊपर गैस की अलग अलग परतें हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायु की ये जो पतली परत है, इस ग्रह का महत्वपूर्ण बहुत अटूट भाग इसलिए है क्योंकि ये हमें सबसे ऊपर की भाग जो है वो हमें हवा प्रदान करती है। यहीं से तो हम सांस लेते हैं। बगैर सांस लिए तो शायद आप पानी बगैर पिए, खाना बगैर खाया बहुत दिनों तक जी सकते हैं। सांस लिए बगैर आप सेकंडों में आपका देहांत हो सकता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। मैं बताता हूं कहां कहां क्या क्या रोका जाता है। क्योंकि अगर ये वायुमंडल नहीं हुआ ना, तो अगर मान लीजिए केवल हमारे पास केवल हवा लेने की शक्ति हो, यहां पर ये सब चीजें ना हो, तो हम तो वैसे भी नहीं रहेंगे। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल उसके घटक, तापमान और बाकी चीजों के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो 0 से 12, 0 से 15 किलोमीटर तक ये जाता है। अगर आप जमीन पे खड़े हो जाएं, 14 किलोमीटर चले जाएं, क्योंकि ये इसकी हाइट वेरी करती रहती है। तो अमूमन हम मानते हैं 0 से 14 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल, ध्यान रहेगा। और यहीं पर हमारे हवाई जहाज चलते हैं, क्षोभ मंडल पे हवाई जहाज चलते हैं। अब क्षोभ मंडल तक आप पहुंच गए, उसके ऊपर आप स्ट्रेटोस्फियर पे आ जाइए। इसको हम कहते हैं समताप मंडल, इसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे। 12 से 50 किलोमीटर तक है ये। उसके ऊपर आ जाइए, यहां पर हमारा हो गया मेसोस्फियर, मध्य मंडल हो गया, 50 से 80 किलोमीटर। तो समताप मंडल पे ये जो बाहर से कॉमेट आते हैं ना, यानी बाहर से जो उल्का पिंड आते हैं, वो यहीं जल जाते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। वरना अगर ये पहुंच गए तो ये तो हम हमेशा हमको नुकसान करते रहेंगे। फिर आइए थर्मोस्फियर पे, 80 से लेकर 700 आप किलोमीटर तक ये थर्मोस्फियर हो गया। यहाँ स्पेस क्राफ्ट चलते हैं, मीटियोर्स यानी जो उल्का पिंड है यहाँ जल जाते हैं। और मेसोस्फियर, यहाँ पर थर्मोस्फियर में क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट आते हैं। एक्सोस्फियर में चले जाएंगे तो यहाँ पर बहिर्मंडल है, यानी स्पेस से बाहर हो गया आप, इसके ऊपर एक्सोस्फियर। यहाँ सैटेलाइट वगैरह जो मैनमेड सैटेलाइट छोड़ते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ध्यान रहेगा। मैं एक बार और इसको दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में रहे कि TSMTE कैसे याद रखना है। TSMTE, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो यहाँ क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ पर सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर तो खैर रेडियो साउंड वगैरह दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेसोस्फियर में उल्का पिंड जल जाते हैं, थर्मोस्फियर में स्पेसक्राफ्ट, और उसके ऊपर जाएंगे आप तो सैटेलाइट। तो वायुमंडल जो सबसे ये वाला इलाका है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर हमको सारी गैसेस मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब इससे बना हुआ है। और जो कि साफ भाग है, शुष्क हवा है, 99% भाग है। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से ले या फिर आयतन के हिसाब से ले, तो नाइट्रोजन परसेंटेज के हिसाब से, तो नाइट्रोजन है इसमें, वायुमंडल की बात कर रहा हूं, हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, नाइट्रोजन आपका करीबन हो गया वायुमंडल में पूरा ही ले लीजिए वैसे तो, क्योंकि हर जगह थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें आपको मिलती रहती हैं।
हाइड्रोजन 78% हो गया। फिर आप आइए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन, ये हो गया 21%। इसके अलावा आप बाकी देखें तो 1% करीब जो बचता है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, फिर ऑर्गन है, और फिर ऐसी अलग अलग जो डिफरेंट गैसेस है वो आपको मिलती है। और प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तो हम जब सांस छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी गर्म रहती है, जिसके कारण हम आराम से जी पा रहे हैं। पौधों की वृद्धि में भी इसका फायदा यही होता है। ऊंचाई के साथ जो हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो कम होती रहती है। यानी हम यहाँ पर अगर एकदम यहाँ पर हैं तो बहुत घनत्व ज्यादा है, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो घनत्व, इसकी डेंसिटी कम होती रहती है। तो आप देखेंगे कि जैसी आप देखेंगे कि जब पर्वत के ऊपर लोग चढ़ते हैं, खासतौर पर जब बहुत बड़ी समिट उनको क्रॉस करनी होती है, जैसे एवरेस्ट वगैरह है, तो वहां पर जाके इनकी सांसों में दिक्कत हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर इनको ऑक्सीजन सिलेंडर रखने पड़ जाते हैं। तो जैसे वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ ठंड भी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ठंड। आप जो मसूरी शिमला जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हाइट पे है। वायुमंडल पृथ्वी पर एक प्रेशर भी डालता है, ये ना, क्योंकि भारी है ना, ये प्रेशर डालेगा, तो इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और कई जगह हमें बहुत ज्यादा दाब महसूस होता है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, और कहीं हमें कम दाब का क्षेत्र बनता है। ध्यान रखिएगा कि हाई प्रेशर जहां होगा, लो प्रेशर जहां होगा, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। इसी को हम फिर विंड कहने लगते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जीवमंडल पे। जीवमंडल क्या है? यहाँ पर वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जलमंडल हो गया। जहां ये तीनों मिलते हैं इन्हें हम जीवमंडल कहते हैं। इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे अगर आप अकेले हैं तो आप इंडिविजुअल हैं, आप बहुत सारे हो गए तो पॉपुलेशन हो गई, आप ने एक मिल के कम्युनिटी बना ली तो मतलब पेड़ पौधे भी हो गए तो कम्युनिटी बन गई। पूरे सारे मिल गए, पास सारे चीजें आपके रहने के लिए, जीने के लिए सब चीजें दिखने लगी तो इकोसिस्टम हो गया। फिर बायोम हो गया, यानी कि सारी चीजें कम लेवल पे साथ आ गई। हम आदमी भी जोड़ दें, सारे जानवर ले लें, सबको सब ले लें तो बायोस्फीयर हो गया। लेकिन तीनों जगह जो है वो होनी चाहिए, पानी, हवा और जमीन। अब जीवमंडल जो है स्थल, जल और हवा के बीच का एक बेमिसाल कहें कि एक सीमित भाग है। और मनुष्य, हम या कोई भी प्राणी ले लें, आप कोई भी लिविंग बीइंग ले लें, वो सबकी जिंदगी इस जीवमंडल या बायोस्फीयर से ही रिलेटेड है। तो जीवमंडल को, बायोस्फीयर को हम दो भाग में जोड़ सकते हैं। एक कहते हैं प्लैनेट किंगडम, और एक हम कहेंगे जो प्लांट किंगडम और हमारा किंगडम, जो हमारा जैसे जहां जंतु जगत हो गया एनिमल किंगडम, और पादप जगत। पादप जगत माने एनिमल किंगडम हो गया, दूसरा हो गया प्लांट किंगडम। इन दो भागों में डिवाइड करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। इससे हम पेड़ों को काट देंगे तो अगर पेड़ों को हम पेड़ जो है वो जमीन को पकड़ के रखते हैं, पेड़ काट देंगे तो सारी मिट्टी चली जाएगी। इसके अलावा उसकी उर्वरता भी कम हो जाएगी। फिर जैसे भगवान भी सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? सुनामी ले आते हैं, अर्थक्वेक कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि सारे इलाके परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि जब सुनामी आई तो अंडमान निकोबार का बहुत सारा इलाका जो है वो पानी में डूब गया। इंदिरा पॉइंट जो हमारा था हिंदुस्तान का आखिरी पॉइंट, अंडमान निकोबार के जो अलग अलग आइलैंड थे, सबसे आखिर का वो पॉइंट था, वो भी डूब गया। अब हमें पता ही नहीं वो कहाँ है। तो इस तरीके से हम बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको नुकसान का एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मैं ये जरूरी है कि आपको समझना होगा कि आप ये नुकसान ना करें। जो उद्योग हम कर रहे हैं, घर तापीय विद्युत संयंत्र है, गाड़ियों से जो चीजें निकल रही हैं, वो सब प्रदूषण कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बहुत आवश्यक है, लेकिन CO2 की अधिक मात्रा अगर हो गई तो क्या होगा? ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। ये पिघलेंगे तो जो नीचे का आइलैंड है, जैसे मैंने कहा ना कि सुनामी आने से हमारा इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया, अंडमान निकोबार के बहुत सारे पॉइंट डूब गए। तो ये जब इसका पानी जब जाएगा, मैंने कहा था सारे हमारे समुद्र जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही समुद्र जुड़े हैं, पानी जो है इन सबको डुबा देगा। तो जो लोग निचले इलाके में रहते हो तो पानी के अंदर चले जाएंगे। तो जो हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, इससे क्या होगा? तो इनका समन्वय बनाना जरूरी है। जो हम यहाँ पर औद्योगिकरण कर रहे हैं, CO2 या कहें जिसे हम कार्बन फुटप्रिंट हम बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि हम लोग अल्टीमेटली जमीन के नीचे चले जाएंगे और गर्मी बढ़ने से बहुत सारे नुकसान बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा जरा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जरूरी ये है कि अगर एक एक पॉइंट को आप नहीं समझेंगे ना, केवल थोड़ा 10-15 मिनट का कोई वीडियो या कोई एक डिस्कशन ले लेंगे, तो उससे फिर आप आगे फायदा नहीं हो पाएगा। एग्जाम हो सकता पास कर लें, लेकिन थोड़ा डीप में जाना आवश्यक है। अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी, जैसे मुझे भी पता चली है। बहुत शुक्रिया।